ग्लोबल रेटिंग एजेंसी मूडीज ने चेतावनी दी कि आईएमएफ ने अगर पाकिस्तान को लोन नहीं मिला तो जून तक उसकी तबाही तय है। दूसरे देशों को आर्थिक संकट से उबारने वाली संस्था आईएमएफ यानी अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने एक दिन पहले ही पाकिस्तान को बड़ा झटका दिया, क्योंकि उसने पाकिस्तान की तरफ से शर्तों को पूरा करने वाले दावों को खारिज कर दिया। पाकिस्तान ने यह दावा किया था कि वो आईएमएफ से बेल आउट पैकेज लेने के लिए उसकी सभी शर्तों को पूरा कर रहा है, लेकिन आईएमएफ उससे सहमत नहीं हुआ और उसने पाकिस्तान की चोरी पकड़ ली, जबकि यह दावा पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ और उसके वित्त मंत्री इसहाक डार ने किया था। इस बीच ग्लोबल रेटिंग एजेंसी मूडीज ने चेतावनी दी कि अगर आईएमएफ ने लोन नहीं दिया तो पाकिस्तान जून तक डिफॉल्टर घोषित हो सकता है, क्योंकि उसके पास विदेशी मुद्रा भंडार खत्म होने के कगार पर है और अगर जल्द ही पाकिस्तान को मदद नहीं मिली तो उसकी बर्बादी को कोई नहीं रोक पाएगा, क्योंकि जून के बाद अगर पाकिस्तान डिफॉल्टर घोषित हो गया तो फिर उस पर किसी को भी नहीं भरोसा रहेगा। हालांकि पाकिस्तान इन दिनों अपने पुराने उधार भी चुकाने की हालत में नहीं है। इस मुसीबत से उबरने के लिए उसे हर हाल में आईएमएफ की मदद चाहिए, नहीं तो जून तक वो डिफॉल्टर घोषित हो जाएगा, जिससे वहां का बचा कुचा कारोबार भी ठप हो सकता है। पाकिस्तान में पहले ही कई फैक्ट्रियों पर ताले लटक चुके हैं। वहां के कारोबारी देश छोड़कर विदेश भाग रहे हैं, जिनके पास भागने के भी पैसे नहीं है। वहीं पाकिस्तान में किसी तरह अपनी जिंदगी बिता रहे हैं, क्योंकि खराब आर्थिक नीतियों की वजह से पाकिस्तान कंगाल हो चुका है और वो महंगाई के साथ साथ आतंकवाद से भी बुरी तरह जूझ रहा है। पाकिस्तान में इन दिनों गृह युद्ध जैसे हालात हैं, लोग अपनी ही सरकार के खिलाफ सड़कों पर उतर चुके हैं, जिसकी वजह से पाकिस्तान का संकट और गहरा सकता है। क्योंकि मूडीज ने यह चेतावनी ऐसे वक्त में जारी की है जब वहां पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान की गिरफ्तारी पर बवाल मचा हुआ है। जानकारों का मानना है कि इमरान खान की गिरफ्तारी से पाकिस्तान की शहबाज शरीफ सरकार की मुश्किलें और बढ़ सकती हैं, क्योंकि आईएमएफ के दबाव में पाकिस्तान सरकार जो कड़े फैसले लागू कराना चाहती है वो भी नहीं कर पाएगी, जिसका नतीजा ये होगा कि आईएमएफ उसे लोन देने से साफ इनकार कर देगा। और पाकिस्तान की ही तरह बांग्लादेश पर भी आर्थिक संकट के बादल छाने लगे हैं। इस मुद्दे पर आईएमएफ की एक टीम ने हाल ही में बांग्लादेश का दौरा किया था और इस दौरे के बाद आईएमएफ की टीम ने माना कि पाकिस्तान की तरह ही बांग्लादेश भी आर्थिक संकट का सामना कर सकता है, क्योंकि बांग्लादेश का विदेशी मुद्रा भंडार भी लगातार घट रहा है। पिछले 6 साल में वहां विदेशी मुद्रा भंडार में सबसे बड़ी गिरावट दर्ज की गई। आईएमएफ के मुताबिक बांग्लादेशी टका के लगातार गिरने की वजह से ये समस्या खड़ी हो रही है और अगर जल्द ही बांग्लादेश की सरकार ने इस पर ठोस कदम नहीं उठाए तो वहां के भी हालात बिगड़ सकते हैं। और यही परेशानी मिस्र को भी झेलनी पड़ सकती है, जो इन दिनों भयंकर आर्थिक संकट के दौर से गुजर रहा है। मिस्र में बढ़ती महंगाई की वजह से लोगों का जीना मुश्किल हो गया है, जबकि आईएमएफ ने इसी साल मिस्र को संकट से उबारने में बड़ी मदद की थी। उसने जनवरी में ही मिस्र को अलग से $300 करोड़ यानी भारतीय रुपयों में करीब 25,000 करोड़ दिए थे, लेकिन इस रकम से भी मिस्र के हालात नहीं सुधरे। वहां महंगाई चरम पर है। मिस्र का पाउंड डॉलर के मुकाबले लगातार गिर रहा है, जिससे निपटने में वहां की सरकार नाकाम रही। इसी वजह से मिस्र में गरीबी बढ़ती जा रही है और लोगों के सामने भुखमरी की समस्या खड़ी हो गई। तुर्की ने बाइडेन को बड़ा झटका दे दिया। पश्चिमी मीडिया के मुताबिक यूक्रेन को S-400 एयर डिफेंस सिस्टम देने की अमेरिका की सलाह को तुर्की ने खारिज कर दिया और तुर्की के विदेश मंत्री ने साफ कह दिया कि वो यूक्रेन को S-400 देकर तुर्की को खतरे में नहीं डाल सकते। जबकि पश्चिमी मीडिया के मुताबिक अमेरिका ने तुर्की को प्रस्ताव दिया था कि वो रूस से खरीदे गए S-400 एयर डिफेंस सिस्टम को यूक्रेन भेज दे, ताकि यूक्रेन की सेना रूस के खिलाफ लड़ाई में उनका इस्तेमाल कर सके। लेकिन तुर्की ने इससे इनकार करते हुए दावा किया कि उसने S-400 अपनी सीमाओं को सुरक्षित करने के लिए खरीदा है और इसीलिए वो उसे किसी भी देश को नहीं देगा। हालांकि ये वही S-400 डिफेंस सिस्टम है जिसे रूस से खरीदने की वजह से अमेरिका तुर्की से नाराज हो गया था और उसने तुर्की को F-35 फाइटर जेट देने की डील पर रोक लगा दी थी, जबकि तुर्की ने अमेरिका के साथ 100 से ज्यादा F-35 खरीदने की डील की थी। अमेरिका की तरफ से लगातार दबाव बनाया गया कि तुर्की रूस से S-400 ना खरीदे, लेकिन अमेरिका के विरोध के बावजूद तुर्की ने रूस के साथ समझौता कर साल 2019 में उससे ताकतवर S-400 एयर डिफेंस सिस्टम हासिल कर लिया। रूस का ये मिसाइल डिफेंस सिस्टम 10 सेकंड में दुनिया के सबसे अच्छे फाइटर जेट को भी तबाह करने की क्षमता रखता है और जंग के मैदान में रूस की सेना S-400 की मदद से यूक्रेन को भारी नुकसान भी पहुंचा चुकी है। यानी दुनिया इस खतरनाक एयर डिफेंस सिस्टम की शक्तियों से पूरी तरह वाकिफ है और दावा है कि इसीलिए अमेरिका इसे यूक्रेन को मदद के तौर पर देना चाहता था, क्योंकि जेलेंस्की भी पश्चिमी देशों से लगातार खतरनाक हथियारों की मांग करते आए हैं और S-400 मिलने पर उनकी ये मुराद पूरी हो सकती थी, क्योंकि रूस का ये हथियार 400 किलोमीटर दूर और 30 किलोमीटर की ऊंचाई पर मौजूद दुश्मन को तबाह कर सकता है। इसमें 12 लॉन्चर होते हैं जिनसे एक साथ 3 मिसाइलें दागी जा सकती हैं। यही नहीं, ये दुश्मन के लड़ाकू विमान, हेलीकॉप्टर और ड्रोन को एक साथ ध्वस्त करने की ताकत रखता है। लेकिन तुर्की के इनकार ने अमेरिका के साथ साथ यूक्रेन के अरमानों पर भी पानी फेर दिया। ब्रेकिंग न्यूज आ रही है जम्मू कश्मीर से, जहां के सांबा सेक्टर में रहस्यमय गुब्बारा मिलने से सनसनी फैल गई। जानकारी मिलते ही बॉर्डर पुलिस इस रहस्यमय गुब्बारे की जांच में जुट गई, क्योंकि माना जा रहा है कि इस गुब्बारे के जरिए आतंकियों तक कोई संदेश पहुंचाने की कोशिश की गई है। वहीं खुफिया सूत्रों के हवाले से खबर है कि पाकिस्तानी सेना ने जम्मू कश्मीर में एक बार फिर बड़े आतंकी हमले की साजिश रची है, जिसकी जिम्मेदारी पाकिस्तानी सेना की BAT यानी बॉर्डर एक्शन टीम को दी गई है और इस टीम का मकसद बड़ी संख्या में आतंकियों की घुसपैठ कराना भी है, क्योंकि पाकिस्तानी सेना ने आपसी विवाद की वजह से LOC पर अपनी गतिविधियां पिछले कुछ दिनों से रोक रखी थी। लेकिन खुफिया सूत्रों के हवाले से खबर है कि एक बार फिर वो जम्मू कश्मीर में बड़े हमले की फिराक में है। इसी कड़ी में सीमा पार से एक रहस्यमय गुब्बारा सांबा सेक्टर में मिला।
जिसके बाद सांबा सेक्टर की पुलिस ने इस रहस्यमयी गुब्बारे को अपने कब्जे में लेकर जांच शुरू कर दी। चांद और तारे के आकार वाला यह गुब्बारा नीला, लाल और सफेद रंग का है। खुफिया सूत्रों के मुताबिक इस तरह के गुब्बारे का इस्तेमाल आतंकियों तक किसी संदेश को पहुंचाने के लिए हो सकता है। इसका मतलब ये भी हो सकता है कि आतंकियों तक ड्रोन पहुंचने वाला है या फिर वो पहुंच चुका है, क्योंकि पिछले कुछ साल से हथियारों की सप्लाई करने के लिए पाकिस्तान ड्रोन का ही सहारा ले रहा है। वहां बैठे आतंकियों के आका इसका खूब इस्तेमाल कर रहे हैं, लेकिन भारतीय सेना उनकी ये कोशिश हर बार नाकाम कर देती है। पिछले एक साल में कई बार सेना ने ड्रोन के जरिए सीमा पार से भेजे गए हथियार बरामद किए हैं और इसी बौखलाहट की वजह से पाकिस्तान जम्मू कश्मीर में बड़े हमले की साजिश रचने में जुटा है। खुफिया सूत्रों के हवाले से खबर है कि पाकिस्तान की फौज ऑपरेशन LOC शुरू करने जा रही है। इसके तहत पाकिस्तान की सेना की BAT यानी बॉर्डर एक्शन टीम बड़े हमले की फिराक में है। खबर है कि पुंछ के BG सेक्टर में पाकिस्तान के SSG यानी स्पेशल सर्विसेज ग्रुप और लश्कर तैयबा के आतंकियों की मौजूदगी भी बढ़ी है। यही नहीं, BAT की टीमें बड़ी संख्या में आतंकियों की घुसपैठ कराने में जुटी है। राजस्थान में भ्रष्टाचार के मुद्दे पर अनशन कर चुके सचिन पायलट अपनी ही सरकार के खिलाफ यात्रा निकालेंगे। यात्रा 5 दिन की होगी, जिसमें पेपर लीक और भ्रष्टाचार का मुद्दा उठाया जाएगा। यानी जयपुर में अनशन के बाद पायलट गहलोत सरकार के खिलाफ यात्रा निकालेंगे, जो 11 मई को अजमेर से शुरू होगी और करीब 125 किलोमीटर की पदयात्रा करके पायलट 15 मई को जयपुर पहुंच जाएंगे। पायलट की इस यात्रा का नाम जन संघर्ष यात्रा है। किसी पे कार्रवाई करनी तो कर देनी चाहिए थी, इंतजार किस बात का है? सचिन पायलट वसुंधरा राजे की सरकार में हुए भ्रष्टाचार के मुद्दे पर अपनी ही पार्टी की सरकार को घेर रहे हैं और जांच की मांग कर रहे हैं। सचिन पायलट ने बिना नाम लिए गहलोत सरकार पर हमला किया और आरोप लगाया कि जानबूझकर भ्रष्टाचार के मामलों में कार्रवाई नहीं की गई और राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। पायलट ने गहलोत के 2 दिन पहले किए गए उस हमले का भी जवाब दिया, जिसमें उन्होंने इशारों में पायलट पर आरोप लगाया था कि 2020 में उनकी सरकार गिराने की कोशिश की गई थी। और वसुंधरा सिन्हा ने कहा हमारे यहाँ कभी परंपरा नहीं रही है इस प्रकार चुनी सरकारों को गिराने की पैसे के बल पर। उस हमले के जवाब में पायलट ने गहलोत पर वसुंधरा से मिली भगत का आरोप लगा दिया। मुख्यमंत्री जी की नेता आदरणीय श्रीमती सोनिया गांधी जी नहीं है, कि नेता वसुंधरा राजे सिंधिया जी है। यानी चुनाव से कुछ महीने पहले पायलट नाम लेकर गहलोत पर हमला कर रहे हैं और गहलोत और पायलट का झगड़ा राहुल गांधी के सिर का दर्द बन चुका है, क्योंकि सूत्र बता रहे हैं कि माउंट आबू पहुंचे राहुल गांधी कलह की वजह से ही अशोक गहलोत को अपने साथ नहीं ले गए और अकेले ही माउंट आबू के कार्यक्रम में शामिल होने पहुंच गए। राहुल जब हेलीकॉप्टर से उतरे तो उनके साथ गहलोत नहीं थे। सूत्र बता रहे हैं कि राहुल गांधी ने ऐसा जानबूझकर किया, जबकि उदयपुर में गहलोत खुद राहुल के स्वागत के लिए पहुंचे। यानी कांग्रेस की कलह राहुल के सिर का दर्द बन चुकी है, क्योंकि दोनों गुट के नेता एक दूसरे पर निशाना साध रहे हैं। किसी भी व्यक्ति को ये गलतफहमी नहीं होनी चाहिए कि सरकार उसने बचा ली। सूत्र बता रहे हैं कि राजस्थान कांग्रेस में चल रही जबानी जंग से कांग्रेस हाईकमान परेशान है। वो सुलह की कोशिश करा रही, लेकिन न पायलट और न गहलोत उसकी बात सुनने के मूड में है। उधर ग्लोबल रेटिंग एजेंसी मूडीज ने चेतावनी दी कि IMF ने अगर पाकिस्तान को लोन नहीं मिला तो जून तक उसकी तबाही तय है। दूसरे देशों को आर्थिक संकट से उबारने वाली संस्था IMF यानी अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने एक दिन पहले ही पाकिस्तान को बड़ा झटका दिया, क्योंकि उसने पाकिस्तान की तरफ से शर्तों को पूरा करने वाले दावों को खारिज कर दिया। पाकिस्तान ने यह दावा किया था कि वो IMF से बेल आउट पैकेज लेने के लिए उसकी सभी शर्तों को पूरा कर रहा है, लेकिन IMF उससे सहमत नहीं हुआ और उसने पाकिस्तान की चोरी पकड़ ली, जबकि यह दावा पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ और उसके वित्त मंत्री इसहाक डार ने किया था। इस बीच ग्लोबल रेटिंग एजेंसी मूडीज ने चेतावनी दी कि अगर IMF ने लोन नहीं दिया तो पाकिस्तान जून तक डिफॉल्टर घोषित हो सकता है, क्योंकि उसके पास विदेशी मुद्रा भंडार खत्म होने की कगार पर है और अगर जल्द ही पाकिस्तान को मदद नहीं मिली तो उसकी बर्बादी को कोई नहीं रोक पाएगा, क्योंकि जून के बाद अगर पाकिस्तान डिफॉल्टर घोषित हो गया तो फिर उस पर किसी को भी नहीं भरोसा रहेगा। हालांकि पाकिस्तान इन दिनों अपने पुराने उधार भी चुकाने की हालत में नहीं है। इस मुसीबत से उबरने के लिए उसे हर हाल में IMF की मदद चाहिए, नहीं तो जून तक वो डिफॉल्टर घोषित हो जाएगा, जिससे वहां का बचा कुचा कारोबार भी ठप हो सकता है। पाकिस्तान में पहले ही कई फैक्ट्रियों पर ताले लटक चुके हैं। वहां के कारोबारी देश छोड़कर विदेश भाग रहे हैं। जिनके पास भागने के भी पैसे नहीं है, वहीं पाकिस्तान में किसी तरह अपनी जिंदगी बिता रहे हैं, क्योंकि खराब आर्थिक नीतियों की वजह से पाकिस्तान कंगाल हो चुका है। इलाहाबाद हाईकोर्ट के आदेश पर माफिया सरगना मुख्तार अंसारी की सुरक्षा बढ़ा दी गई। हाईकोर्ट ने मुख्तार अंसारी की मीडिया से बातचीत करने पर रोक लगा दी, क्योंकि 15 अप्रैल को प्रयागराज में अतीक अहमद और उसके भाई अशरफ की मीडिया कर्मी बनकर आए बदमाशों ने गोली मारकर हत्या कर दी थी। इसलिए बांदा जेल में बंद मुख्तार अंसारी के मीडिया इंटरव्यू पर कोर्ट ने पाबंदी लगा दी। इसके अलावा हाईकोर्ट ने DGP को सुरक्षा घेरे को और बढ़ाने के निर्देश दिए। यानी बांदा जेल के अंदर और बाहर अब मुख्तार अंसारी की सुरक्षा में ज्यादा पुलिसकर्मी तैनात होंगे, क्योंकि मुख्तार की पत्नी अफशा अंसारी ने अपने पति की जेल के अंदर और बाहर हत्या की आशंका जताई थी और हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी। हालांकि मुख्तार अंसारी की पत्नी अफशा खुद पुलिस से बचने के लिए फरार है। उसकी तलाश में पुलिस अलग अलग जगहों पर छापेमारी की, क्योंकि उन पर फर्जी दस्तावेजों के जरिए जमीन अपने नाम कराने, मुख्तार अंसारी के नाम पर अवैध वसूली करने के साथ गैंगस्टर एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज है। अफशा अंसारी पर उत्तर प्रदेश पुलिस ने 75,000 का इनाम घोषित कर रखा है।
उन पर लखनऊ में भी शिया वक्फ बोर्ड की कई बीघा जमीन पर फर्जी कंपनी बनाकर कब्जा करने के आरोप है। शिया वक्फ बोर्ड की प्रॉपर्टी थी जिससे को अवैध तरीके से मुख्तार अंसारी ने अपनी कंपनी के नाम पे करवाया। मतलब ये कि गलत तरीके से मुख्तार और उनकी पत्नी ने मिलकर करोड़ों की जमीन पर कब्जा कर लिया, जिसकी शिकायत शिया वक्फ बोर्ड ने प्रशासन से की। जांच में मुख्तार के इस फर्जीवाड़े की जानकारी मिली, लेकिन मुख्तार के अवैध साम्राज्य पर महज लखनऊ में ही एक्शन नहीं हो रहा, बल्कि मऊ में भी मुख्तार के सहयोगियों की संपत्ति को कुर्क करने के आदेश दिए गए, जिसके तहत मुख्तार के सहयोगी आनंद यादव की 5 लाख की संपत्ति को कुर्क किया जाएगा। पुलिस सूत्रों के मुताबिक आरोपी आनंद यादव मुख्तार के गैंग 191 का सदस्य है और मुख्तार अंसारी के साथ कई अपराधों में शामिल रहा है। 5 लाख से अधिक की संपत्ति का कुर्की का आदेश जारी हुआ है। यानी पुलिस जेल में बंद मुख्तार की संपत्तियों को जब्त करने के साथ ही उसके वफादारों और मददगारों पर सख्त एक्शन ले रही है। और सिर्फ मुख्तार ही नहीं, बल्कि एक और गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई की मुश्किलें भी बढ़ गईं। जानकारी के मुताबिक गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई का नया ठिकाना अब गुजरात की साबरमती जेल होगी। ड्रग्स तस्करी के एक मामले में पूछताछ के बाद गुजरात पुलिस ने लॉरेंस को कच्छ की नलिया कोर्ट में पेश किया था, जहां कोर्ट ने उसे साबरमती जेल में भेजने का आदेश दे दिया। आरोप है कि लॉरेंस बिश्नोई के कहने पर ही पाकिस्तान से करीब 193 करोड़ के ड्रग्स भारत लाए गए थे, जिन्हें एटीएस ने सितंबर 2022 में गुजरात तट से जब्त किया था। गुजरात एटीएस इस मामले में पिछले 14 दिन से लॉरेंस बिश्नोई से पूछताछ कर रही थी। एटीएस ने नलिया कोर्ट से लॉरेंस की रिमांड कुछ और दिन बढ़ाने की मांग की थी, जिसे कोर्ट ने नामंजूर कर दिया और उसे हाई सिक्योरिटी वाली साबरमती जेल में भेजने का आदेश दे दिया। और ये वही साबरमती जेल है जहां कुछ समय पहले माफिया सरगना अतीक अहमद को रखा गया था। सूत्रों के मुताबिक अतीक यहीं से मोबाइल फोन के जरिए अपने काले कारोबार को चला रहा था। ऐसे में सुरक्षा एजेंसियों को पूरा शक है कि लॉरेंस बिश्नोई भी गुजरात की जेल में अपना नेटवर्क खड़ा करने की पूरी कोशिश करेगा। पुलिस सूत्रों के मुताबिक लॉरेंस बिश्नोई भले ही पिछले 9 साल से जेल की सलाखों के पीछे कैद हो, लेकिन देश भर में उसके 1000 से ज्यादा गुर्गे और शार्प शूटर फैले हुए हैं। दावा है कि उसने देश की अलग अलग जेलों में बंद रहने के दौरान ही अपनी क्राइम कंपनी को खड़ा कर दिया। तनाव से जुड़ी एक और बड़ी खबर बता दें आपको, वहां मचे हंगामे में 6 लोगों की अब तक जान जा चुकी है। दावा किया जा रहा है कि पाकिस्तान के क्वेटा में जारी प्रदर्शन के दौरान 4 लोगों की जान गई और फैसलाबाद में 2 लोगों की मौत होने की भी खबरें हैं। विरोध की आग में इमरान खान के समर्थक सुरक्षा बल को भी नहीं छोड़ रहे हैं। तस्वीर रावलपिंडी स्थित सेना के मुख्यालय की पहली देख रहे हैं आप। दूसरी तस्वीर फैसलाबाद स्थित आईएसआई दफ्तर की है। इन दोनों ही जगहों पर जमकर पत्थरबाजी हुई है। इधर इमरान खान की गिरफ्तारी के बाद पाकिस्तान में हालात बिगड़ गए हैं। इमरान खान के समर्थक और वहां की पुलिस आमने सामने है। हालात को संभालने के लिए पूरे पाकिस्तान में इंटरनेट सेवा को बंद कर दिया गया ताकि हालात और खराब न हो जाएं, जिसके बाद स्थिति की गंभीरता को देखते हुए पूरे पाकिस्तान में मोबाइल ब्रॉडबैंड को निलंबित कर दिया गया, जिसकी वजह से ट्विटर, फेसबुक और यूट्यूब जैसे सोशल मीडिया साइट बंद हो गए। दावा है कि सबसे पहले पंजाब प्रांत के गृह मंत्रालय ने नोटिफिकेशन जारी किया, फिर उसके बाद लाहौर के अलग अलग इलाकों में इंटरनेट सेवाएं बंद कर दी गई। वहीं जब पाकिस्तान के कई शहरों से हिंसा और प्रदर्शन के मामले सामने आने लगे तो पूरे पाकिस्तान में इंटरनेट सेवा बंद करने का सिलसिला शुरू हो गया। हालांकि इंटरनेट सेवाएं कब तक बंद रहेंगी इसकी कोई जानकारी नहीं है। उधर पाकिस्तान में हो रही हिंसा का असर वहां के छात्रों के ऊपर भी पड़ रहा है। कई शहरों में बवाल को देखते हुए पाकिस्तान में स्कूल बंद रखने का फैसला किया गया है, जिसमें सभी सरकारी और निजी स्कूल शामिल हैं। सरकार की ओर से जारी आदेश में फिलहाल सिर्फ बुधवार को ही स्कूल बंद रखने की बात कही गई है, लेकिन जिस कदर पूरे पाकिस्तान में बवाल और हिंसा की तस्वीरें सामने आई हैं, उससे उम्मीद नहीं है कि वहां अगले कुछ दिनों तक स्कूल खुल पाएंगे, जिसका असर वहां के छात्रों पर पड़ना तय है। क्योंकि पीटीआई के कार्यकर्ता पार्टी प्रमुख इमरान खान की गिरफ्तारी का विरोध कर रहे हैं। देश भर में जगह जगह प्रदर्शन करते हुए सड़कों पर उतर आए हैं और आगजनी करते दिखे। इमरान खान की गिरफ्तारी के बाद पाकिस्तान के कई शहरों में जमकर बवाल हुआ है। रावलपिंडी से लेकर पेशावर, कराची से लेकर लाहौर तक हिंसा की आग में झुलस गए हैं। हालात ऐसे हो गए हैं कि सुरक्षा बल के साथ इमरान खान के समर्थकों की जमकर झड़प होने की खबरें हैं। उसके बाद इस्लामाबाद सहित पूरे पाकिस्तान में धारा 144 लागू कर दी गई है। दावा है कि अगर ऐसे हालात रहे तो पाकिस्तान में इमरजेंसी भी लगाई जा सकती है। पाकिस्तान से आए एक और वीडियो में तो वहां की एयरफोर्स का एक प्लेन आग में घिरा हुआ नजर आया और आरोप लगाया जा रहा है कि इसे भी इमरान खान के समर्थकों ने आग के हवाले कर दिया। बताया जा रहा है कि पाकिस्तानी वायुसेना का यह विमान मियांवली बेस पर खड़ा हुआ था, जिसे इमरान खान के समर्थकों ने आग के हवाले कर दिया। लोगों को इकट्ठा करने की कोशिश कर रहे थे, जो शहबाज सरकार को रास नहीं आया। यही वजह थी कि सरकार के लोगों ने फौज के साथ मिलकर उन्हें रास्ते से हटाने की साजिश रची, लेकिन उसके बाद उन्होंने फौज के उस अधिकारी को खुले तौर पर निशाने पर लेना शुरू कर दिया। हालांकि फौज ने इसे इमरान खान की मनगढ़ंत कहानी बताया था और उन्हें नसीहत दी थी कि वो इस तरह से पाकिस्तानी सेना के अधिकारियों के खिलाफ झूठे आरोप लगाने बंद कर दें। लेकिन खुफिया सूत्रों का दावा है कि इमरान इसके बावजूद नहीं रुका।